पिछले वीडियोस में हमने शब्द शक्ति की परिभाषा, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में जाना। अब लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति: जब शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। हमने कहा ना कि लक्षणा में लक्ष्यार्थ दिखता है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका वाच्यार्थ या मुख्यार्थ वो नहीं दिखता, वो उसका कोई दूसरा ही, उसके लक्षणों के आधार पर उसका लक्ष्यार्थ निकलता है। तो उसको कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब वक्ता अपने वाक्य में मुख्यार्थ से हटकर कुछ अन्य अर्थ भरने की कोशिश करता है तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा में निम्न 3 बातें जरूरी, जो हमने ऊपर पढ़ा उसका निचोड़ यहाँ पर आ गया कि 3 बातें कौन कौन सी जरूरी है। पहली बात कि शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, जो उसका मुख्यार्थ है, साधारण अर्थ है, उसमें उसकी बाधा पड़ रही है, मतलब वो उसका अर्थ नहीं है। शब्द के मुख्यार्थ से संबंधी कोई अन्य अर्थ लगता है। और तीसरी बात, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है। ये तो हुई 3 बातें लक्षणा के लिए। लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब एक एक करके वापस इनका मतलब देखेंगे कि रूढ़ा लक्षणा किसको कहते हैं, प्रयोजनवती लक्षणा किसको कहते हैं। रूढ़ा लक्षणा: जब किसी रूढ़ी या परंपरा को आधार या मानक मानकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। किसको? रूढ़ी या परंपरा के आधार पर, तो नाम भी उसका क्या दिया गया, रूढ़ा लक्षणा। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: भारत जाग उठा। अब भारत तो देश का नाम है, उसके लिए कहा हमने जाग उठा, तो भारत थोड़ी ना जागा है। यहाँ किसके लिए कहा कि भारतवासियों की जो चेतना है वो जागृत हो गई। तो ये यहाँ पर रूढ़ी परंपरा जो है, जाग उठा, जाग उठना मतलब उनमें चेतना जागृत हो गई। दूसरा, राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया। ऊंट हो गया मतलब ये नहीं कि वो उसमें परिवर्तित हो गया या इंसान से वो क्या हो गया, एक जानवर बन गया, नहीं। ऊंट हो गया मतलब वो ऊंट क्या होता है, ऊंट का लक्षण क्या है, लंबा। तो ऊंट, राजेश का जो पुत्र है वो लंबा हो गया, तो उसके लिए क्या कहा, ऊंट हो गया, यानी अधिक लंबा हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं। इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय हुई। तो इंग्लैंड की पराजय नहीं हुई, इंग्लैंड टीम की पराजय हुई है ना। तो यहाँ पर जो कहा उसके मुख्य अर्थ में बाधा पड़ रही है, तो ये कौन सी शब्द शक्ति हुई, लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा शब्द शक्ति में भी कौन सी, रूढ़ा लक्षणा। एक और उदाहरण देखते हैं। बड़े हरीशचंद्र बनते हो। अब हरीशचंद्र किसके लिए जाने जाते हैं, सत्यवादी है वो। तो हरीशचंद्र किसके, क्या कह रहे हैं, हरीशचंद्र बनते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हरीशचंद्र राजा बन गए, भाई तुम सत्यवादी बन रहे हो, है ना, सत्यवादी हो, उसका लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, ये लक्षणा। लक्षणा में भी रूढ़ा, कोई परंपरा को आधार मान करके और उसका लक्ष्यार्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हुई, रूढ़ा लक्षणा हुई। अब आते हैं हम प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी किसके लिए प्रयुक्त होता है, पुलिस के लिए, है ना। तो लाल पगड़ी नहीं आ रही है, कौन आ रही है, पुलिस आ रही है। हम तो गंगावासी हैं, गंगा में निवास नहीं करते हैं, मतलब गंगा के तट पर रहने वाले हैं, तो क्या बोला, गंगावासी। उसका मन पत्थर का बना है। पत्थर का बना, पत्थर का क्या है, कठोरता का लक्षण है। तो ये उसका प्रयोजन है, कठोरता बताने का प्रयोजन है, तो प्रयोजनवती लक्षणा। आओ मेरे शेर, शेर क्या होता है, बहादुर, बहादुर उसको दिखाना है। तुम तो नीरे गधे हो, गधा मतलब मूर्ख। तो ये कौन सी लक्षणा हुई, प्रयोजनवती। कोई प्रयोजन को आधार मान करके उसको उसका लक्षण बता रहे हैं, तो कौन सी लक्षणा हुई है, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट अपना व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द से अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो, न तो मुख्यार्थ हो न ही लक्ष्यार्थ,
ना तो उसका साधारण अर्थ हमें पता चल रहा है, न ही उसके लक्षणों के आधार पर कोई अर्थ निकल रहा है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना का अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना, रहस्य खोलना। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। अब उदाहरण लेते हैं। संध्या हो गई, है ना, नौकर कह रहा है सेठ से कि संध्या हो गई, तो नौकर के लिए तो क्या हुआ कि दुकान बंद करने का समय हो गया। अगर कोई सुनता है ये चीज़, चरवाहा सुन रहा है तो सोच रहा है कि अब मुझे अपने ढोर ढंगर, अपने जानवरों को लेकर के वापस लौटना है। संध्या का समय पुजारी के लिए क्या होता है, पूजन वंदन का होता है। तो सबके लिए एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना, उसके रहस्य खुलते जा रहे हैं। तो कौन सी शब्द शक्ति हुई यहाँ पर, व्यंजना। हमने अलंकार में देखा था, हमने एक उदाहरण लिया था, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी का अर्थ मोती के लिए क्या था, चमक था, मानस के लिए उसका सम्मान था, और चून आटा मतलब उसके लिए पानी का साधारण अर्थ था। तो यहाँ पर भी कौन सी शब्द शक्ति हुई, उसमें पानी में व्यंजना शब्द शक्ति, मतलब प्रसंग के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो वो कौन सी, व्यंजना शब्द शक्ति। हर एक इंसान अपने अपने लिए अलग अलग अर्थ निकालता है, तो उसका कौन सा, न उसका मुख्य अर्थ है न उसका लक्ष्यार्थ है, तो कौन सी शब्द शक्ति हुई, व्यंजना।